नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और इससे आपको कितना फ़ायदा हो पा रहा है। क्या अपनी पढ़ाई आप रेगुलर तरीके से कर पा रहे हैं और क्या आपको इतिहास की समुचित जानकारी मिल रही है। तो आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर उपयोग करें और इस बारे में बताएं। आज इस क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल हम स्टार्ट करें इसके पहले कुछ पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि भारत में मानव सभ्यता का उदय लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास में जो मानव प्रजाति पाई गई, प्रागैतिहासिक काल जो है वहाँ से प्रारंभ होता है और यह स्थिति लंबे समय तक चलती रहती है और लगभग 3000 ईसा पूर्व में सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे एक सभ्यता का जन्म होता है जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। हालांकि इसका जो महत्वपूर्ण काल है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है, लेकिन सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था और इसकी समाप्ति होते होते 1500 ईसा पूर्व तक हम पहुंच जाते हैं। अब 1500 ईसा पूर्व से एक नवीन सभ्यता का उदय होता है जिसे हम भारत में वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद होगा यदि आपने मेरी पिछली वीडियो को देखा होगा। तो आर्य सभ्यता का उदय भारत में 1500 ईसा पूर्व में हुआ। आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता को इस काल में रचित ग्रंथों के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक काल इसका माना जाता रहा है, जबकि वैदिक काल का दूसरा भाग जो है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका काल है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जबकि उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन 3 वेदों की रचना हुई। अगर आपने मेरी वीडियोस में इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि धार्मिक साहित्य की रचना वैदिक काल में ही हुई। वैदिक काल में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए जिसके द्वारा हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी भी प्राप्त होती है। हालांकि यदि पिछली वीडियो पे हम ना जाएं तो एक बार फिर से रिवाइज करते हुए मैं बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए। ऋग्वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा 108 उपनिषद लिखे गए। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मंडूक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, बृहदारण्य, कौशितकी, मैत्रायणी, ये सब महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। इनके अलावा वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सभी हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 18 पुराण लिखे गए, इसके अलावा 2 महाकाव्य लिखे गए। तो इन सारी धार्मिक पुस्तकों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। मोटा मोटी आपको ये समझना होगा कि उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों की जानकारी के लिए इन्हीं सारे साहित्यिक स्रोतों का हम सहारा लेते हैं। तो आइए ये सारी धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो उत्तर वैदिक काल के बारे में क्या कहती हैं इसके बारे में प्रारंभ करते हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत ये मैंने आपको बता दिया, जबकि बहुत डिटेल्स में मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। इस काल में हम देख रहे हैं आर्य सभ्यता का प्रसार। सबसे पहले हमें ये जानना होगा ऋग्वैदिक काल से किस प्रकार से उत्तर वैदिक काल भिन्न था। आर्यों के जीवन में क्या क्या बदलाव आ चुके थे उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जीवन जो है वो सुव्यवस्थित हो चुका था,
उनके जीवन में आ चुकी थी और वो अब निर्माण संबंधी कार्यों में संलग्न हो गए थे। वो रचनाकार बन चुके थे। चूँकि उन्हें काफ़ी समय मिल रहा था, वो युद्ध से निजात पा चुके थे, वो व्यवस्थित हो चुके थे, इसलिए वे अपने समय को बहुमूल्य कार्यों में, उपयोगी कार्यों में, समाजोत्पादक कार्यों में व्यतीत कर रहे थे। वो नए नए ग्रंथों की रचना कर रहे थे, नई नई चीज़ों की खोज कर रहे थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन जो है व्यवस्थित हो गया था। और इतना ही नहीं, उनके राजनीतिक जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आपको याद होगा कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो क्षेत्र था वो सप्त सिंधु का प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि सप्त सिंधु का प्रदेश जो है वो सिंधु और इसकी 6 सहायक नदियों का क्षेत्र है। रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चनाव और सरस्वती। मुख्य रूप से ये क्षेत्र जो है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर यहाँ तक, गुजरात तक आपका फैला हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने लग गए, ये इनका प्रसार होना प्रारंभ हो गया। और उत्तर वैदिक कालीन आर्य जो हैं ये बढ़ते 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 गंगा यमुना के दोआब तक, जिसे मध्य देश कहा जाता था, वहाँ तक आ गए थे। और इनका जो प्रमुख केंद्र हो गया था वो कुरुक्षेत्र बन चुका था। कुरुक्षेत्र, इस शब्द से आप परिचित होंगे। कुरुक्षेत्र का बार बार उपयोग इस शब्द का महाभारत में किया गया है। तो कुरुक्षेत्र इनका मुख्य केंद्र बन चुका था और यहाँ से ये अपने विस्तार कार्य में, अपने प्रसार कार्य में लगे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। इसी समय में हम देखते हैं कि ये दक्षिण के आंध्र वंश की यहाँ उत्पत्ति हुई और ये आंध्र तक, बंगाल के पुंड्र तक, विदर्भ, बरार, कोशी, काशी, कोसल, अंग, विदेह, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो नए नए प्रदेश उभर करके सामने आए। जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होगा, इसके बाद मैं जब आपको 16 महाजनपद बताऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े नगर स्थापित कर लिए थे। और अब ये जन और कबीलों के रूप में नहीं रह गए थे, इनके संगठन में बदलाव आ चुका था। अब इनके जो जन थे, वो इनके जो कबीले थे, वो बड़े बड़े नगरों के रूप में विकसित हो चुके थे। आपको ऋग्वेद में याद होगा कि भरत एक प्रमुख कबीला था और यही भरत कबीले का जो प्रमुख नेता था वो सुदास था। और इस सुदास ने 10 राजाओं के साथ में, 10 राजाओं के कबीलों के साथ में रावी के तट पर युद्ध किया था, जिसे हम दासरागी युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस दासरागी युद्ध में सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया था। ये ऋग्वैदिक कालीन बात है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि कबीले अपना महत्व खोने लगे थे, जन अपना महत्व खोने लगे थे। यहाँ तक कि भरत जो एक महत्वपूर्ण कबीला था, उसका भी महत्व खत्म होने लगा था। पुरु एक महत्वपूर्ण कबीला था, उसका महत्व खत्म होने लगा था। और ऐसा प्रतीत होता है कि भरत और पुरु, ये 2 कबीले मिलकर के कुरु, भरत और पुरु, ये 2 कबीले मिलकर के कुरु, एक नया कबीला, एक नया राज्य जो है वो स्थापित हो चुका था। और कुरु एक महत्वपूर्ण वंश था, एक महत्वपूर्ण इसकी सत्ता थी। ये हम उत्तर वैदिक कालीन में पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए कि राजनीतिक संगठन में कुरुओं की शक्ति जो है राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये जो हैं अपना साम्राज्य विस्तार किए जा रहे थे और इनका जो है राज्य जो है वो विभिन्न नामों से, उनके आकार के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे कि राज्य, साम्राज्य, महाराज्य, वैराज्य, भोज्य, इस प्रकार से राज्य के आकार हुआ करते थे। वैराज्य यानी जहाँ
किसी राजा की सत्ता नहीं थी, वह बैराज्य कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन कुछ स्थानों पर हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी पाते हैं, और ये वैराज्य उन्हीं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। ऐसे जगहों में, ऐसे नगरों में, ऐसे राज्यों में राजा जो है वो जनता की सहमति से चुना जाता था। तो राज्य के आकार के आधार पर इनके विभिन्न प्रकार के नाम हो गए थे। इसके अलावा राजा की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। राजा अब राजन नहीं कहा जाता था। राजन वो ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था, जहाँ वह जन का या अपने कबीले का प्रमुख हुआ करता था। अब राजा जो है वो सम्राट, महाधिराज, चक्रवर्ती, इस प्रकार के नामों से सुशोभित होने लगे थे। वो बड़े बड़े उपाधि, बड़ी बड़ी पदवियां अपने नाम के साथ में लगाने लगे थे। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उस समय यज्ञ भी जो है उनका आकार बदल गया था। ऋग्वैदिक काल में जहाँ छोटे छोटे यज्ञ संपन्न होते थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो है वो बड़े बड़े होने लगे, और जिन्हें कि जैसे कि वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, मतलब इस प्रकार के यज्ञ होने लगे जिसमें कि काफ़ी कुछ खर्च होता था। राजनीतिक संगठन बहुत भिन्न तरीके के होने लगे थे। जहां पहले राजाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिले थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में राजाओं की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। हालांकि इस युग में भी राजा जो है वो निरंकुश नहीं था, उस पर भी नियंत्रण रहता था। उस पर मंत्री परिषद का नियंत्रण था, उस पर सभा का नियंत्रण था, उस पर समिति का नियंत्रण था, और राजा का चयन करना प्रजा का अधिकार था। वो अपने राजा का चयन करती थी, और समाज का सबसे सुयोग्य व्यक्ति राजा के पद पर आसीन होता था। हालांकि पहले प्रारंभिक अवस्था में, उत्तर वैदिक काल के प्रारंभिक अवस्था में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे राजा का पद जो है वो वंशानुगत होना शुरू हो गया। ठीक है। तो राजा जो है वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करता था, वो अपनी प्रजा के सुख सुविधा का ध्यान रखता था। वो अपनी प्रजा के बाहरी शत्रुओं से रक्षा करता था। राजा प्रजा से कर वसूलता था, धार्मिक कार्यों को संपन्न करता था। तो राजा के बहुत सारे विशेषाधिकार उत्तर वैदिक काल में उन्हें मिल गए थे। साथ ही साथ राजा की सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। राजा जो है अब उसके पास में बड़ी बड़ी सेनाएं हुआ करती थी, जिसमें कि हजारों की संख्या में उनकी अश्वारोही सेना थी, उनकी गज सेना थी, उनके पैदल सैनिक थे। उनके पास चूँकि लोहे का उपयोग इस काल में बड़ी मात्रा में होने लगा था, लोहा और कांसा तो पहले ही प्राप्त हो चुका था, ज्ञात हो चुका था। तो लोहे और कांसे के सम्मिश्रण ने बड़े बड़े राज्यों के उदय में महत्वपूर्ण स्थान पाया। मतलब लोहे और कांसे ने एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। दूसरी बात ये भी है कि आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी आपको कि लोहे के कारण ही उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में मगध किस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके सामने आया था। वो अलग टॉपिक है जिसमें हम लोग बाद में जाएंगे। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, सैनिकों की संख्या बढ़ गई। सैनिक जो हैं वो राजा की इच्छानुसार या उनके परामर्श के अनुसार कार्य किया करते थे। इसके अतिरिक्त राजा को सैनिक कार्यों में, राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देने के लिए बहुत प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जैसे कि पुरोहित थे, जो कि राजा के धार्मिक कार्यों को संपन्न कराया करते थे। राजन्य थे, महिषी थे, सुत थे, ब्राह्मणी थे। ये सभी मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक और शैक्षिक कार्यों
को संपन्न करवाते थे और राजा के विशेष सलाहकार भी हुआ करते थे। इसके अलावा संग्रहित था और वन निरीक्षक थे, संदेशवाहक थे, रथकार थे। जैसा कि आप इनके नाम से ही समझ रहे हैं कि संदेशवाहक का मुख्य काम था साम्राज्य के एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक किसी भी संदेश को पहुंचाना। रथकार जो है वो रथ विभाग का प्रमुख हुआ करता था। और उत्तर वैदिक काल में युद्ध में रथों का बहुत बड़ी संख्या में उपयोग किया जाता था। आगे चलते हैं। इसी समय में कर व्यवस्था का उदय हुआ। ऋग्वैदिक काल में राजा कर नहीं वसूला करता था, क्योंकि जन छोटे होते थे और आपसी सहमति से ही लोगों का जीवन यापन हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चूंकि बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, तो इनको संचालित करने के लिए राजा प्रजा से कर वसूला करता था और इन करों का उपयोग वो सामाजिक कार्यों में या प्रजा की भलाई में किया करता था। कर का जो स्वरूप था वह वस्तु के रूप में होता था। अनाज के रूप में लोग कर दिया करते थे, गायों के रूप में, पशुधन के रूप में भी कर जो है वो दिया करते थे। इसके अलावा अपनी आमदनी का 8वां भाग, कहीं कहीं 16वां भाग भी कर के रूप में लेने का उल्लेख हम पाते हैं इस काल में। आगे बढ़ते हैं। इस काल में न्यायाधीश इस पद की उत्पत्ति नहीं हुई थी। न्यायाधीश का अलग से हम कोई चलन देखने को नहीं मिलता है हमें, बल्कि राजा ही एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। उसकी इच्छा सर्वोपरि थी और सभी मामलों में उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता था। तो ये आज आपका बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो वह प्रश्न इस प्रकार से होंगे कि उत्तर वैदिक काल के आर्यों के राजनीतिक जीवन ऋग्वैदिक काल के आर्यों के राजनीतिक जीवन से किस प्रकार भिन्न था। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के अन्य टॉपिक्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे।